हमारे गांव में 2 शादियों की परंपरा थी। अगर कोई 2 शादियां नहीं करता तो उसकी पहली पत्नी गायब हो जाती है। मैं इस परंपरा को खत्म करना चाहता था। मैं शादी करके अपनी पत्नी को शहर में सुरक्षित जगह पर छोड़ आया और गांव वालों को बताया कि मेरी पत्नी गायब नहीं होगी। यह परंपरा खत्म करो। और साथ ही मुझे पता लगा कि मेरी पत्नी तो चारों तरफ बहुत भीड़ भाड़ थी। मेरे गांव के लड़कों ने मेरा घर रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया था और लड़कियां ढोल की आवाज़ पर गीत गा रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। मैं जैसे ही अपनी कार से उतरा तो सामने का नज़ारा देखकर मैं घबरा गया। मुझे आता देखकर लड़के लड़कियां भागते हुए मेरी तरफ आने लगे और ढोल बजाने वालों ने भी जोरों से ढोल पीटना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में मम्मी और पापा भी आते दिखाई दिए थे और मेरी दोनों बहनें मुझ पर आफत बनकर टूट पड़ी थी। मैं 2 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर से वापस आया था। मेरे आने की खबर सुनते ही अम्मा ने शादी की डेट रख ली थी। बाहर जाने से पहले मैं अपनी पसंद से अपनी मामा के दोस्त की बेटी सुमित्रा से मंगनी करके गया था। इस बात से मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ मेरी पसंद पर तय हुआ कि मेरे वापस आने पर विवाह होगा और यहाँ आकर मैंने देख लिया था कि सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी। मैं सफ़र से थका हुआ था मगर सब लोग मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। दूल्हा दूल्हा करके मेरी नाक में दम कर दिया था। मम्मी ने कहा अब छोड़ो भी उसे, आराम करने दो, कल जी भर के तंग कर लेना। उनके कहने पर सब भाग गए और मैं चैन की सांस लिया ही था कि पापा कुछ परेशान से कमरे में आते दिखाई दिए। उनको इस तरह देखकर मैं चौंक गया था। कुछ देर पहले तो वो बहुत खुश थे। क्या बात है पापा, सब ठीक तो है? मैंने प्रेम से पूछा मगर पापा बात को टाल गए। कुछ नहीं, बस थका गया हूँ, तुम भी आराम कर लो, सुबह बात करेंगे। मैंने उनको जाते देखा मगर मेरा दिल घबरा गया था। कोई तो बात थी कि पापा के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी मगर बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में खो गया। सुबह मेरी आंख किसी शोर से खुली थी। मैं जल्दी से बाहर आया था जहां मम्मी आंसू बहाया जा रही थी और पापा सिर पकड़े बैठे थे। क्या हुआ पापा? मैं जल्दी से उनके करीब चारपाई पर बैठ गया। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हो गया था। 2 दिन बाद मेरी शादी थी और शादी वाले घर में ये रोने का माहौल क्यों बना हुआ था? पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं, तू परेशान ना हो। तभी अचानक मम्मी बोल पड़ी, कैसे परेशान ना हो, बता दे उसको, उसको भी तो मालूम हो कि सरदार ने क्या आदेश भिजवाया है। मम्मी आंसू पोंछते हुए बोली। अब मैं समझा, ना जाने सरदार ने क्या रायता फैलाया था कि मेरे माता पिता इतने परेशान थे। पापा ने मुझे अंदर कमरे में चलने को कहा और खुद भी मम्मी को चुप रहने का कहने लगे। पापा ने मुझे जो कुछ बताया वह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उनका कहना था कि सरदार का हुक्म है कि तुम एक ही दिन में 2 शादियां करोगे वरना तुम्हारी पत्नी गायब हो जाएगी। ये बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। भला ये क्या ही नियम है? मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं इस बात को नहीं मानता और जब मैं अपनी पसंद से शादी कर रहा हूँ तो दूसरी लड़की की ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ? और क्या लड़कियों के रिश्ते बाजार से मिलते हैं कि 2 पैसे देकर एक ही दिन में दूसरी दुल्हन भी ढूंढ लो? मुझे आपे से बाहर देखकर पापा खामोश रहने का कहने लगे, लेकिन मैं वहाँ से उठकर आ गया। लो भला ये कैसा कानून चल रहा था इस गांव में? ऐसी बात आज तक ना देखी ना सुनी। मैं सोचते सोचते खेतों की तरफ निकल गया ताकि ताज़ा हवा में कुछ तबीयत ठीक हो सके, लेकिन वहाँ भी यही बात मेरे पीछा करते रही। शाम को पापा ने फिर वही बात की तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी बातें सोचे भी ना। मैं नए दौर का लड़का हूँ और इन सब बातों को नहीं मानता, मगर बेटा हमारी इज्जत का सवाल है। अगर तूने दूसरा विवाह ना किया तो तेरी पत्नी गायब हो जाएगी, फिर हम लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे? पापा भी सरदार की बातों में आ गए थे। मैंने उनको अच्छे से समझा दिया कि मैं विवाह होते ही सुमित्रा को यहाँ से दूर ले जाऊँगा जहाँ वह सुरक्षित होगी, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात पर पापा शांत हो गए थे। रात माँ ने बताया कि 15 साल पहले ये परंपरा इस गांव में शुरू हुआ था कि जो आदमी 2 शादियां ना करता उसकी बीवी गायब हो जाती थी। 1-2 लोगों के साथ यह हादसा हो चुका था। तब से हर कोई 2 शादियां ही करता था वरना एक पत्नी भी नहीं मिलती, क्योंकि वो गायब हो जाती थी। और सारी लड़कियों के माता पिता भी ये कड़वा घूंट पीने को तैयार थे। मुझे साफ लग रहा था कि मम्मी पापा मुझसे सच्चाई छुपा रहे थे, मगर मैंने उनको एहसास नहीं होने दिया और कह दिया कि मुझे इस मामले में से कोई लेना देना नहीं। मगर मैं इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहता था कि आखिर ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि मैं पढ़ाई की वजह से हमेशा गांव से दूर ही रहा था। पापा ने कॉलेज के वक्त से ही शहर भिजवा दिया था
जहाँ मैं बस हॉस्टल में रहा करता था। मेरे पापा की अच्छी खासी ज़मीनें थी और अपने आम के बगीचे भी थे। हम गांव के सरदार नहीं थे, मगर उनसे कम भी ना थे, और गांव में और भी बहुत से लोग थे जो अच्छे खासे अमीर थे। मगर हमारे गांव में सरदारों का अपना एक इज्जत होता है, क्योंकि वो ही लोग गांव के होने वाले किसी भी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश किया करते थे। वो हर अच्छे बुरे वक्त में अपने गांव वालों का साथ दिया करते थे, तो हमें भी उनकी हर बात माननी पड़ती थी। लेकिन ये बात मैं मानने को हरगिज़ तैयार नहीं था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और वो दिन भी आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। सुमित्रा मुझे उस वक्त से पसंद थी जब मैं कॉलेज में था। वो कभी कभार मुझसे पढ़ने आया करती थी। मैं जब भी गांव आता छुट्टियों पर तो वो मुझे बताती कि मेरी तरह वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और उसके पापा ने उसे 10वीं के बाद वही पढ़ने की इजाज़त दिए थे, क्योंकि वो अपनी बच्ची को शहर नहीं भेजना चाहते थे। उन्हीं दिनों मुझे सुमित्रा से प्यार हो गया था और ये मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही गई। और अब वो वक्त आ गया था जब मैं अपनी मोहब्बत को पाने वाला था, मगर मेरी खुशी में ये जहर घोलने की कोशिश की गई थी। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। विवाह का वक्त था। मुझे लगा कि कुछ संबंधियों लोग बारात में शामिल थे। शायद वो सरदार की तरफ से पहरेदार थे, क्योंकि मैंने दूसरी शादी से इनकार किया था, तो उनको खौफ था कि कहीं मेरी बीवी गायब ना हो जाए। लेकिन मैं अपनी सोची समझी प्लानिंग के साथ विवाह होते ही जब दुल्हन को मेरे साथ गाड़ी में बिठाया गया, तो मैंने बहाने से कार रोकी और छुपते हुए सुमित्रा को लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ गया, जो मेरे खास दोस्तों ने हमारे लिए खड़ी की थी। मेरा दोस्त संदीप और रोहित कब से हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम कार में बैठे, संदीप ने तेजी से गाड़ी चलाई और हम शहर की तरफ जा रहे थे। सुमित्रा को मैं पहले ही सब कुछ बता चुका था। वह काफ़ी परेशान हो गई थी, मगर मैं उसका हाथ थाम रखा था ताकि वो धैर्य रखे। काफ़ी दूर चलने के बाद अब हम बेफिक्र थे कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा था। हमने सारी रात सफ़र किया। सुबह तक हम शहर तक पहुंच चुके थे। ये एक अनोखी शादी थी कि दूल्हे ने अपनी ही दुल्हन को भगाया था, लेकिन ये सब करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो हमेशा यही परंपरा हमारे गांव में पनपता रहता। मैं इसको ख़त्म करना चाहता था। मैं सुमित्रा को यहाँ सुरक्षित जगह पर छोड़कर दूसरे दिन अपने गांव वापस चला गया, जहां मैं ये साबित करना चाहता था कि ये केवल एक वहम के अलावा कुछ भी नहीं है। इस रस्म को यही ख़त्म करके दफना दिया जाए। लेकिन शायद ये मेरी भूल थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा था। दूसरे दिन मैं सुमित्रा को वहां छोड़कर वापस गांव चला आया था, जहां पापा मम्मी मेरा इंतजार कर रहे थे। लगातार लंबे सफ़र ने मुझे काफ़ी थका दिया था, लेकिन अब मैं खुश था कि सुमित्रा महफूज थी। मैंने शाम होते ही सब घर वालों को साथ बैठाकर समझाया कि अब तो आप सबको यकीन आ गया है कि ये सब एक झूठी बात है जो लोगों ने फैलाई हुई है। आज के बाद इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। अभी हम ये बात ही कर रहे थे कि गांव के कुछ लोग मुझसे मिलने आ गए। असल में उनका मकसद ये जानना था कि मेरी बीवी अब भी मेरे पास थी या वह गायब हो चुकी थी। मैंने उन सबको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, सुमित्रा सुरक्षित है और मैं उस रस्म को ख़त्म करना चाहता हूँ। वहाँ बैठे एक शख्स ने पूछा कि हम कैसे मान लें कि वो सुरक्षित है। उसकी ये बात पर मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसी वक्त सुमित्रा को कॉल मिला दी, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सामने सारे लोग अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैं बार बार कॉल कर रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब मुझे चिंता होने लगी थी। मेरे माथे से पसीना निकलने लगा था। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा था? ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि सुमित्रा खतरे में थी, जबकि वहाँ बैठे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम ही नहीं माने। मुझे उन सब की बातें सुनकर घबराहट होने लगी। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। अब मैंने संदीप को कॉल किया तो उसने बताया कि रात में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो अपने घर वापस आ गया था, जबकि सुमित्रा की देख रेख के लिए अपने खास 2 नौकरों को लगाया था। संदीप, तुम्हें सुमित्रा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उसकी कॉल काटी। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। ना जाने सुमित्रा किस हालत में होगी। मेरा दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। मैं जैसे ही शहर पहुंचा तो संदीप ने बताया कि सुमित्रा के साथ साथ दोनों नौकर भी गायब हैं। अजीब सी बेबसी थी। मैं पुलिस को भी नहीं बता सकता था, लेकिन जाने से पहले मैं सारा बंदोबस्त करके रखा था कि अगर सुमित्रा को वहां से गायब किया जाता है तो मुझे मालूम हो सके कि वो कहाँ है।
लेकिन ये बात मैं सबसे छुपा कर रखा था, अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी इस अहम बात को किसी के सामने बोल देता तो वो लोग जो कि सुमित्रा को गायब करने वाले थे वो चौकन्ना हो जाते। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अकेले में जाकर एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर बाद मेरी कॉल रिसीव कर ली गई थी और अब मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था कि आगे इसे क्या जवाब मिलता है। मेरी कॉल्स के जवाब में सिर्फ खामोशी थी और बस 2 मिनट में एक मैसेज मुझे मिला। वो लाइव लोकेशन थी। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने संदीप और रोहित को अपने साथ आने को कहा और वहाँ से निकल आया। मैं उसी तरफ जा रहा था जहाँ मुझे वो लोकेशन लेकर जा रही थी। फिलहाल संदीप और रोहित को इस बात का पता नहीं था। काफ़ी दूर जाने के बाद हमें एक सुनसान जगह नज़र आए जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। जब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे पुलिस की मदद की ज़रूरत है, मैंने अपने एक करीबी दोस्त को कॉल किया जो कि हाल ही में एएसपी बना था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई और अपनी लोकेशन सेंड की कि इस इलाके के एसएचओ की मदद चाहिए। उसने मुझे यकीन दिलाया कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं भेजता हूँ। और तकरीबन आधे घंटे हम वही इंतज़ार करते रहे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आते दिखाई दी, हम तीनों ने सारा किस्सा पुलिस को बता दिया और बताया कि यहाँ की लोकेशन मिली है। तो वो हमारी मदद को तैयार हो गए और हम उसी तरफ चल पड़ रहे थे जहाँ से सिग्नल आ रहे थे। दरअसल मैंने एक प्राइवेट जासूस की एजेंसी के 2 बंदे हायर किए थे ताकि अगर कोई सुमित्रा को अगवा करने की कोशिश करता है तो वो भी उनका पीछा करे। और आज उन्हीं के बदौलत मैं इस जगह पहुँच आया हूँ। इस इलाके में काफ़ी दूर जाकर एक पुरानी बिल्डिंग नज़र आई जो कि एक गोदाम था जहां गेहूं रखा जाता था। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमें देखकर एक आदमी ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उसे आड़े हाथों लिया। हम लोग अंदर पहुंचे तो वहां एक कोने में सुमित्रा को बैठे हुए थी जिसके हाथ पैर रस्सियों से बांधे थे। मैंने जल्दी से ही उसे रस्सियों से आज़ाद किया और तसल्ली दी। वो मुझे देखकर रोने लगी थी। उसके मेहंदी लगे हाथों में जख्म पड़ चुके थे। मैं इन लोगों को सजा दिलाकर रहूँगा। सुमित्रा, तुम हिम्मत रखो। वहाँ टोटल 4 लोग थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हम सब थाने आ गए थे और वहाँ इन मुजरिमों को थोड़ी सी मार क्या पड़ी, उन सब ने सच उगल दिया। वो लोग किसके कहने पर तुम लोगों ने इसे अगवा किया? और फिर कांपते हुए उन लोगों ने बता दिया, लेकिन जो नाम उनके मुँह से निकला वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। भला ऐसे कैसे हो सकता था? लेकिन वो लोग अपनी बात पर डटे थे। उनका कहना था कि उन्होंने ये सब सरदार के कहने पर किया था। ऐसा कैसे हो सकता था? वो हमारे सरदार थे, हमारे बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल रखते थे, और वो ही गांव की लड़की को कैसे अगवा कर सकते थे? लेकिन कोई बात तो थी। आखिर ये कैसा राज था जो सरदार ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया था? हमारे गाँव में तो ये अत्याचारी सरदार वाला कोई बात नहीं हुआ करता था। अब ये कैसे हुआ? मुझे बात की तह तक पहुंचना था और इस सवाल का जवाब मुझे खुद ढूंढना था। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान था। मेरा फर्ज बनता था कि मैं सरदार से सवाल करूं, चाहे उससे मुझे कोई भी खतरा क्यों ना हो। वहां से निकलते ही मैं वापस सुमित्रा को लेकर गाँव आ गया। सब घर वाले सुमित्रा को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अब भी मैं परेशान था। कुछ देर आराम करने के बाद मैं सरदार की हवेली की तरफ निकल गया, जहां सरदार अपने गांव वालों के मसले सुन रहा था। मैंने भी उनको नमस्कार किया और बोला, सरदार, मेरा भी एक ज़रूरी मामला है। अगर आपकी आज्ञा दें तो सबके सामने बयान करूं या अकेले में सुनना चाहेंगे? सरदार ने मेरी बात पे सर हिलाकर कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी बीवी गायब हो चुकी है, और अगर तुम हमारी बात मान लेते तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता। वो जानबूझकर बोला था कि सब लोग जान लें कि मैंने उनकी बात न मानकर बुरा किया है। नहीं सरदार, वो बात नहीं है। दरअसल सच्चाई कुछ और ही है कि मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा लिया है, और जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने नाम भी बता दिया है कि वो किसके कहने पर ऐसा कर रहे थे। मेरी बात सुनकर अब की बार सरदार का रंग फीका हो चुका था और वो अपने माथे से पसीना साफ करने लगे। उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा, मेरे साथ अंदर चलो, और जल्दी जल्दी वहाँ से अंदर की तरफ चलने लगा। मुझे अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास था। कोई सरदार किसी से उसकी इज्जत नहीं ले सकता। अंदर जाते ही सरदार ने गरजते हुए पूछा कि क्या बेहूदगी थी? तुम क्या साबित करना चाहते थे? मैंने अभी आपको कुछ बताया भी नहीं, आप बिना वजह क्यों चिल्ला रहे हैं? तब उसने खुद को कुछ काबू में किया, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ये सब क्यों किया? हम तो आपको अपने गाँव का रक्षक समझते थे।
और आपने हमारी इज्जत पर डांका डालने की कोशिश की। मेरी शादी की रात जब मैंने आपके आदमी अपने आसपास देखे तो मुझे फिक्र महसूस हो रहा था कि मेरे सरदार ने मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए उनको भेजा था, लेकिन ये मेरी भूल थी। आपने तो मेरी बीवी को गायब करने के लिए उनको भेजा था। आखिर क्यों? मैं चिल्ला पड़ा। सरदार, मैं चाहता हूँ तो सबके सामने आपका राज खोलकर आपको बेइज्जत कर सकता था। पूरे गांव में आप मुंह दिखाने के काबिल न रहते। आसपास के इलाकों के सरदार भी तो थू थू करते। लेकिन मैं आपसे सच्चाई जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया। मेरी बात पे सरदार के कंधे झुक गए और वो चारपाई पर बैठ गया। तुम सच कहते हो, मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूँ, लेकिन मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। आज से 15 साल पहले मैंने अपनी पसंद से धूमधाम से शादी की थी। मेरी शादी के दिन कहीं से एक फकीर आया था जो अजीब से हुलिये में था। उसने सबके सामने मुझे कुछ कहा कि 2 शादियां करो वरना तेरी पहली पत्नी गायब कर दूंगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा था। सब लोग उसकी बात को मजाक समझकर हंसने लगे। मैं शहर की एक लड़की से शादी कर रहा था जो कि एक गरीब घर से थी। सबके मना करने के बावजूद मेरे स्वर्गीय पापा ने जोर डाला कि शहर की लड़की से शादी मत करो, वह यहाँ नहीं रह पाएगी। मगर मुझे अपनी मोहब्बत पर विश्वास था। मैं भी तुम्हारी तरह नौजवान था, अपनी पत्नी को इज्जत देना चाहता था। मगर वो शादी की रात ही घर से सारा सामान, रुपया, 100 तोले सोना भी सब कुछ लेकर फरार हो गई। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरे चेहरे पर उदासी थी। लेकिन उसी दिन बाबा ने सबके सामने बात रख दी, क्योंकि साधु ने ये बात कही थी कि 2 शादियां करो और मैंने उसकी बात न मानी थी, तो इसलिए मेरी बीवी गायब हो गई है। पहले तो लोग इस बात को मानने को तैयार न थे, लेकिन अगले माह जब एक लड़की की शादी हुई तो उसको मैंने 2 शादियों का कहा, मगर वो भी ना माना। मजबूरन अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे उसकी बीवी को अगवा करना पड़ा। और इसी तरह ये बात फैल गई कि मेरी बीवी भागी नहीं थी, वो फकीर की बद्दुआ की वजह से गायब हुई थी और यहाँ मेरी इज्जत रह गई थी। तब से आज तक मैं इस बात को निभा रहा हूँ। आज भी मुझे वो रात याद आता है। सरदार की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। उन लड़कियों को कुछ दिन बाद छोड़ देता था और अच्छी जगह उनकी शादी भी करवा दी जाती थी। बस तुम्हारी बीवी से पहले 2 और दुल्हनों को अगवा करवाया था, वरना तो सभी कई सालों से बात मानते आ रहे थे। 2 शादियां करनी थी। मैं हैरान और सदमे से बेहाल था। अपने झूठ छिपाने के लिए कोई इतना भी गिर सकता है? आपने जो किया उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। सरदार, या तो आप सबके सामने सरदारी से इस्तीफ़ा दे दीजिए या फिर अपना सच सबके सामने ले आएं। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव का मुजरिम हमारे साथ रहकर हमारे ऊपर राज करे। ये सब कहकर मैं वहां रुका नहीं और गुस्से से चला आया था। मैं खामोश था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरदार खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। और दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ था कि सरदार ने रात को अपनी जान ले ली थी। कितनी अजीब बात थी ना। उस शख्स ने अपनी झूठ को अपने ऊपर सवार कर लिया था। अगर वो इस बात को सबके सामने बता देता कि उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी, तो आज इस गांव की बहू बेटियों की इज्जत महफूज होती। लेकिन इस सरदार ने दुनिया के साथ साथ खुद को भी बर्बाद कर लिया। अगर वो सारे गांव से माफ़ी मांग लेता तो शायद लोग उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन हाँ, सबको मालूम हो चुका था, क्योंकि सरदार ने खत में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब हम बेफिक्र थे। अब किसी शख्स को बिना वजह 2 शादियां नहीं करनी पड़ती थी। मैं और सुमित्रा बहुत खुश थे और गांव की पंचायत के मुताबिक मेरे पापा को सरदार चुना लिया गया था। मेरे पापा से वादा लिया था कि वो कभी किसी के दबाव में आकर कोई गलत फैसला नहीं करेंगे और गांव के हर इंसान की जान और इज्जत की देखभाल करेंगे। पापा ने वादा किया था और आज भी इस पर कायम थे। मैं और सुमित्रा कभी कभार जब गांव जाते हैं तो वही किस्सा दिलो दिमाग में आ जाता है। ना जाने क्यों अब मेरा गांव जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। बस प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सभी को खुश रखे और बुरे लोगों से बचाए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।